बजट में काश्तकारों के लिए रियायतें, नौकरी पेशा के लिए कुछ भी नहीं। शहरों के रहने वाले महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान में एहतसाब की रफ्तार सुस्त मगर जारी। हज करप्शन केस में साबिक वफाकी वजीर को सजा। मोदी अफगानिस्तान में अफगान भारत ताउन नई बुलंदियों पर। पाक अफगान ताल्लुकात के लिए एक नया चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर-ए-हर। मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि झूठ 3 तरह के होते हैं। एक झूठ, दूसरा सफेद झूठ और तीसरा आदाद-ओ-शुमार का झूठ। तो आदाद-ओ-शुमार का झूठ यानी बजट गुज़श्ता रोज पेश कर दिया गया है। हारून साहब, तरक्की की सोच या अवाम पर बोझ, कैसा लगा आपको ये बजट? बस ये कई लहरें हैं ना, कई पहलू हैं। यानी कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे काश्तकार तो बिल्कुल तबाही हो गए थे, सिवाय मकई के और आलू के और अंगूर और ओलिव के जो काश्त ही नहीं किया जाता। बाकी तो काश्तकार बहुत बुरी तरह तबाह हुए। इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जाहिर है खाद और बिजली अगर महंगी हो इंडिया के मुकाबले में और वहाँ से सब्जियाँ आ रही हो, 80,000 एकड़ ज़मीन थी कवर्ड फार्मिंग, और ऐसा लगता था कि 10-15 साल में बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, मजीद बहुत तेज़ी से फ़रोग हो। 7-8 हज़ार एकड़ रह गए। काश्तकारों के लिए हुकूमत हमेशा तकलीफ़ दे होती है नून लीग की, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्टों के इसमें घिरे हुए हैं। जिस तबके से आदमी का ताल्लुक़ होता है उसी में काश्तकारी से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, ना कोई आमदन है इनकी काश्तकारी से। अगरचे ज़री ज़मीनें तो इनकी भी हैं, लेकिन वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। बहरहाल अच्छा किया। अब यूरिया की कीमत भी कम कर दी है, DAP भी कम कर दी है। हारून साहब, इसकी ज़रूरत थी, बड़ी शदीद ज़रूरत थी, वरना काश्तकार तो मर जाते हैं। यानी ये जिस गांव में मैं रहता हूँ उसमें कोई 64 मुरब्बे ज़मीन है, तो कोई 11 मुरब्बे ठेकेदारों के पास थी। 15-20 ठेकेदार होंगे, सारे के सारे भाग गए। अब जिम्मेदार उनके पीछे फिर रहे हैं, वो सुनते नहीं। और अभी एक वाक़या हुआ कि उसने कहा कि ज़मीन ले लो ठेके पे, कीमत भी कम की। उसने कहा मैं नहीं ले सकता, एक एग्रीमेंट मुझसे कर लो कि अगर पैसे पूरे ना हुए तो तुम पूरे करोगे, अगर मुनाफा हुआ तो उसमें शरीक हो जाओगे, इसके सिवा नहीं कर सकता। अब मुमकिन है कुछ, लेकिन फिर इसमें ये प्रॉब्लम होता है। मतलब 3600 रुपए की है DAP, मिलती 4000 की है। इसी तरह यूरिया भी 1800 की है, मगर मिलती 2000 की है। तो ये इंसेंटिव जो है इसकी निगरानी करनी पड़ेगी। इसका एक नेगेटिव पहलू भी है, जमीन तो ज्यादातर बड़े जागीरदार के पास है ना, सिंध में, सराइकी बेल्ट में, तो वो बेनिफिशियरी होगा। लेकिन चलिए, एक बहरहाल नेगेटिव पहलू भी होते हैं, मगर ठीक है, अच्छा किया। अब जहां तक बाकी चीजों का ताल्लुक है तो ये एक रवायती बजट है। एक तो बहुत अलमनाक वाकया है कि 10% आबादी को तो पूछा ही नहीं। कराची को 2 करोड़ की आबादी है, कम से कम 10% तो है लगभग, उन्हें तो पूछा ही नहीं। अब आप पानी जो है, इवन डिफेंस में 3 टैंकर चाहिए, तो 5 से 8 हज़ार रुपए का टैंकर है। और सिंध की हुकूमत जो है वो तो कुछ करेगी नहीं, तो पानी के लिए कुछ करना चाहिए था। कूड़े का ढेर बना हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं। ओवरऑल मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है, 80% बीमारियां नासाफ पानी से पैदा होती हैं। तो उसके लिए पैसे नहीं हैं, वो इनके जो पसंदीदा चीज़ें हैं उसके लिए हैं। फिर डेवलपमेंट का बजट खर्च होता नहीं है, ये एक मुगालता ही है कि ये 1600 कितना 800 और 880 1680 अरब का बजट है। इसमें से अगर 55% 60% खर्च हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर अस्पतालों के लिए कोई खास नहीं वो रखा गया, वो खर्च होता भी नहीं। इस साल आधा हुआ था पंजाब में, तो बाकी सूबों का तो हाल इससे भी पतला ही है। और एजुकेशन में डेवलपमेंट का जो फंड था, यानी इमारतों का ये वो सहूलतें फराहम करने का, वो 14 अरब में से 3.5 अरब रुपए खर्च हुए। सिर्फ तो रखा क्यों जाता है? अगर खर्च ही नहीं करना होता रखा क्यों जाता है? प्रायोरिटी नहीं है ना। प्रायोरिटी है सड़कें हैं, पुल हैं और चीजें हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो जहां उनकी सवाबदीद होती है वहां वो खर्च करते हैं। हबीब साहब, आम आदमी के लिए इस बजट में क्या था? डेयरी प्रोडक्ट्स महंगी हो गई,
सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं, बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सब महंगी हैं, मशीनरी सस्ती हुई, तो उससे आम आदमी को क्या? देखिए असल बात यह है कि आप आम आदमी गालिबन चांद पे रहता है जहां उसे ना मशीनरी की जरूरत है, ना सड़क की जरूरत है, ना नहीं है, लेकिन खाने पीने की जरूरत तो पहले है ना, खाने पीने की जरूरत तो पहले। बात यह है कि जो जिन सब्जियों की तरफ आप इशारा करें कि सब्जियां महंगी होंगी, उसकी एक वजह, एक यस इम्कानी तौर पे महंगी होंगी, वो ये है कि इंडिया से आने वाली सब्जियों के ऊपर कुछ टैक्सेशन लग जाएगी, कुछ टैक्सेस लग जाएंगे। उन टैक्सेस की वजह ये नहीं है कि सब्जियां महंगी की जाए, वजह ये है कि एक मार्केट पैरिटी पैदा की जाए कि वहां से जो सस्ती सब्जी आती है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर हैविली सब्सिडाइज्ड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर उस तरह सब्सिडाइज्ड नहीं है, तो यहाँ पे एक तो मार्केट में यानी पैरिटी पैदा करने के लिए कि हमारा भी काश्तकार कंपीट कर सके उन्हें, तो लिहाजा एक तो बुनियादी रीजन ये है। और काश्तकार जिसको बहुत खास, वो भी खास आदमी नहीं, वो भी आम आदमी है, तो लिहाजा हम दोनों यानी जो शहरी और देही आबादी के दरमियान थोड़ा सा ये तवाज़ुन जरूरी था। कोई इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमें दरामद करना ही ना पड़े। इंसेंटिव दिया ना, यही इंसेंटिव इसीलिए दिया ना कि अब हमें दरामद की जरूरत कम हो जाए, ताकि बर वक्त जो है डीएपी इस्तेमाल हो सके, यूरिया इस्तेमाल हो सके। इस तरह पेस्टिसाइड के ऊपर जो 7% था जो इसके ऊपर सेल्स टैक्स, उसको खत्म किया गया, ताकि ये सारी चीजें इकट्ठी होके एग्रीकल्चर इनपुट सस्ते हों और उसके बाद आगे हों। लेकिन देखिए बात यह है कि जहां तक ना हमारे ये जो बजट है, एक तो बजट होता है रेगुलर, इस बजट की खास बात यह है कि ये जो वजीर खजाना है हमारे, ये जब आए थे 2013 में बरसरे इख्तदार, तो उन्होंने एक जो पॉलिसी थ्रस्ट रखा था वो अब आपको क्लाइमेक्स पे जाता हुआ महसूस हो रहा है। मिसाल के तौर पे वो स्ट्रक्चरली तो बहुत बड़ी रिफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने बजट के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की कि जो नॉन टैक्स फाइलर्स, जो टैक्स नहीं देते, उन लोगों को उनकी तनाबें कसी जाए, उनको कुछ थोड़ा सा पकड़ा जाए, तो लिहाजा उनको पकड़ने के उनके गिर्द जो है नूज टाइटन करते जा रहे हैं। बड़े-बड़े लोगों को तो पकड़ नहीं सकते। देखिए बड़े-बड़े लोग भी इसी तरह आ रहे हैं ना, बड़े लोग आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं पकड़े जाने, कानून के मुताबिक पकड़े जाने, तो लिहाजा बड़े लोगों से टैक्स क्या कानून के मुताबिक जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आपका कानून सेटल कर रहा है किसी चीज को, तो आपको उसके मानना पड़ेगा, तो लिहाजा एक तो ये। अच्छा। तो दूसरा इसमें जो खूबी है, पाकिस्तान के बारे में बात करें, फ्रांस के बारे में कर रहे हैं? जी मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बड़े आदमी तो टैक्स देते ही नहीं है भाई, आधी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप ये इनके दावों पे अगर आप जा रहे हैं, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, खुशी से मरना चाहते, आप लिख लीजिए कि ये नहीं देंगे ताजर टैक्स, हड़ताल करेंगे या कोई बार्गेनिंग करेंगे, इनके वोटर हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इन्होंने सारे मुतालबे पूरा साल हड़तालें करते रहे, टैक्स तो वापस नहीं हुआ। जनाब वाला बात यह है कि ये इनकी मिन्नतें की, हारून खान कहते हैं 100% मुतालबे माने, 100%। तो 10 लाख में से कितनों ने वो एमनेस्टी से फायदा उठाया? 9,000 ने। 9,000 ने, एक तलाए 6,000, चलिए 9,000 तो हुकूमत दावा करती है, 10,000 का तो हुकूमत भी नहीं करती दावा। इसी तरह खाद का मैंने आपसे अर्ज किया है कि वो पहुंचेगा ना जब, तो फिर तो काबिल तहसीन बात है, वो तो ज़राअत को इंसेंटिव देना चाहिए, पहुंचता नहीं है फायदा उसका। ब्रेक का वक्त हो रहा है हारून साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़िम, और ब्रेक के बाद भी आदाद शुमार के इस झूठ के हवाले से बात का सिलसिला जारी रखेंगे। मसाइल है, तो मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल नहीं कहा, ये मैं कभी नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा। बाएं हाथ का खेल तो ये मैं हाथ इधर से इधर नहीं कर सकता उसकी मदद के बगैर, तो किसी की दाएं और बाएं हाथ का खेल। तो आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं इस साल के लिए, सिर्फ इस सूबाई सीट के लिए, चक जलालुद्दीन से लेकर शिकरियाल तक तकरीबन 2.5 अरब रुपए का पैकेज लेकर। तफसील में नहीं जाना चाहता, 15-20 मिनट लगेंगे, मगर चक जलालुद्दीन से लेकर शिकरियाल तक सीवरेज, वाटर सप्लाई स्कीम, गलियां,
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से, और बजट को आदाद शुमार का झूठ कहने पर हबीब साहब को खासे तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका ये कहना है कि बजट को आदाद शुमार का गोरख धंधा कहा जाए। बहरहाल जो भी है, इसी हवाले से बात मैं तो करने ये के भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ बजट को बजट ही कहा। अच्छा चलें ठीक है, बजट ही कहते हैं। बजट में ज़राअत के शोबे में हुकूमत की जानिब से जो पैकेज, यूं कहें जाहिद और मुत्तकी वज़ीर ख़ज़ाना का बजट। ठीक है। बजट में जो ज़राअत के हवाले से हबीब साहब दिए गए हैं, पैकेज दिए गए हैं, जो एहसान हुकूमत की जानिब से किया गया है ज़राअत पर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। साबिक एमएनए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हसनैन शाह साहब। इन्होंने मुज़ाकरात भी किए थे किसानों की जानिब से हुकूमत के साथ, जब किसानों की जानिब से धरना दिया जा रहा था। तो जावेद साहब, जो बजट आया है आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है? तवक्कुआत के मुताबिक तो आप नहीं कह सकते। वो मुआहिदा जो आपने हुकूमत के साथ किया था, क्या उसके मुताबिक है? जी, तकरीबन कुछ न कुछ उसके मुताबिक है। अच्छा, नहीं, उसमें तो ज्यादा खाद की कीमतें और ज्यादा कम नहीं करनी थी, और बिजली की भी और कम होनी चाहिए। आज देख लें, इंडिया में 2200 की DAP है, और हमारे पास आज भी जो रिटेल प्राइस दी गई है वो 2500 तक जाएगी। इंडिया में आज यूरिया 500 का है, 550 रुपए का बनेगा, और हमारे पास यूरिया रैत के बाद 1400 पे आएगा। लेकिन जावेद साहब, ये तो सारी चीजें आपने इत्तफाक किया था ना पंजाब गवर्नमेंट के साथ, जो पैकेज डील हुई थी आपकी कि यूरिया की प्राइसेस ये होंगी और पेस्टिसाइड की ये होंगी, ये तो सारी तयशुदा चीजें हैं ना? नहीं, हमने क्यों इत्तेफाक किया कि इसके नीचे वो आ नहीं सकते थे, वो हमें और कुछ देना नहीं चाह रहे थे। हमने कहा कि चलो इस किसान को जो पहले ही बहुत दबाव का शिकार है और करीबुल मर गए, उसको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल जाए ना। अच्छा, तो जो आपका एग्रीकल्चर टैक्स का मामला था, हमारे साथ बात हुई, तकरीबन उसके मुताबिक उन्होंने इसमें फेडरल बजट में रिलीफ दिया। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, जो एग्रीकल्चर का टैक्स का मामला था उसका क्या बना? उस पे ज़राई इनकम टैक्स के बारे में मियां शहबाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि सरेदस्त आप नोटिस जो है सस्पेंड कर दें, लेकिन अभी तक नीचे इंतजामिया को किसी ने कोई मैसेज कन्वे नहीं किया। अभी तक उसी तरह इनकम टैक्स की वसूली के लिए दहशतगर्दी के पर्चे तक दिए जा रहे हैं। सरगोदा में पिछले दिनों AC सरगोदा ने 2 80 साल लोगों पे दहशतगर्दी का पर्चा दिया है। अच्छा, लेकिन वो देख रहे हैं कि मियां साहब वापस आते हैं तो शायद वो शफकत करें। इस हवाले से कोई अरेंजमेंट है आपकी, अंडरस्टैंडिंग है कि बजट में कुछ आपको रिलीफ मिलेगा ज़राई टैक्स पे? नहीं, बजट जो पंजाब का बजट, जो पंजाब का बजट होगा, क्योंकि पंजाब के बजट में तो वो नहीं देंगे। उन्हें तो इसके लिए जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन सरेदस्त वो ये कर सकते हैं कि जैसे 2001 से बल्कि 97 से जैसे वो वसूल कर रहे हैं उसी तरह वसूल करते रहें, और यानी ना वसूल करें यानी ना वसूल करें। हम कहते हैं कि 97 की तरह जो वसूल कर रहे हैं वो करते रहे, ठीक है, और रिफॉर्म की एक कमेटी बना दें। ये ना हो कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताजिर को तो 4 लाख की छूट हो और किसान पे 7,000 महाना पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो। इसको आप जस्टिस नहीं कह सकते, ना इससे आप किसान को जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हसनैन शाह साहब, आपका मौक़िफ़ यकीनन हुकूमत तक पहुंच गया होगा। हारून साहब, एक और चीज जिस पर मुझे एतराज है, आप खुद तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ब्रांडेड स्टोर से शॉपिंग करें और आवाम के लिए लंडे के कपड़े सस्ते करके उन पर एहसान करें कि आप उतरन के ही काबिल हैं। ओ भाई, ये भी गनीमत है, इलेक्शन करीब आ गया है इसलिए कुछ नरमी हो गई है, वरना इनका बस चले तो वो जो एक चपाती खाता है उससे भी उसे महरूम कर दें। ये पूरी पिक्चर नहीं इन्होंने पेश की है। वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जब बैठा होता है ना, जो बुनियादी आदमी है इस सारे मुज़ाकरात में, तो उससे इनके सामने और दूसरे लोगों के सामने शहबाज शरीफ साहब बार बार ये कहते रहे, एक दफा नहीं, रिपीटेडली उन्होंने कहा, जैसे वो कहते हैं उंगली हिला के, कि इनके सारे मुतालबे मान ले, इनके सारे मुतालबे मान ले, जो ये कहते हैं वो कर दें। अच्छा, हाँ, एक दफा नहीं, बारहा कहा, मगर वो इस तरह नहीं होता। एक होता है हुकूमत का कहना, एक है उसका करना। एक स्टेटमेंट है और एक उसका कंडक्ट है। कंडक्ट मुख्तलिफ है। वो जहां तक बस चलेगा तो निचोड़ने की लोगों को कोशिश करेंगे। सिर्फ ये ताजरों का, आप मेरी ये प्रेडिक्शन याद रखें, गैब तो अल्लाह जानता है, कि ताजर नहीं देंगे टैक्स। इनके वोटर हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता।
या वो ये करेंगे कि हड़ताल करेंगे, या ये करेंगे वो अपने एसेट्स शो ही नहीं करेंगे पूरे, टैक्स और देने के लिए हम लोग हैं ना, एफबीआर को रोक देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई से। और एफबीआर में वैसे करप्शन भी बहुत है, वो अपने निचले लेवल पे वो भी कर लेते हैं। देखिए 820 अरब रुपए लेंगे ये बैरून मुल्क से कर्ज, 440 अरब रुपए लेंगे लोकल, जो इन्होंने कहा है, लेकिन आमतौर पे उससे ज्यादा लिया जाता है कर्ज। हफीज पाशा ने, जिनकी बेगम साहबा वजीर खजाना है पंजाब की, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल नहीं सका, कोशिश करूंगा मैं ले आऊं। उन्होंने कहा है कि ये यूनान की सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। एक पेशीन गोई तो उनकी पूरी होगी, उन्होंने कहा था $70 बिलियन 2016 में हो जाएगा गैर मुल्की कर्जा। अच्छा। मुल्की उसके अलावा है, और 69 पॉइंट कुछ हो गया है, यानी कोई 200-400-500 बिलियन कम है। और अब वो कह रहे हैं कि 2020 में ये $110 बिलियन हो जाएगा, यानी हमारी बरामदात से अब 2.5 गुना है, फिर 3.5-4 गुना तक हो जाएगा अगर कुछ बरामदात बढ़ती रही। ठीक। अब तो आप यकीन से नहीं कह सकते, बरामदात के बढ़ाने में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक आध चीज है, एफबीआर का रवैया बहुत खौफनाक है। 8 महीने से जो पैसे वापस करने थे, एक टैक्स होता है जो वापस किया जाता है, सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, तो वो किसी को एक देला भी नहीं दिया, वो कहते हैं पैसे ही नहीं है। इसाक डार साहब के पास जाए, इसाक डार साहब मिलते ही नहीं है, मिले तो कहते हैं पैसे नहीं है। बजट अभी के सब बारे में ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, बजट के बारे में हकायक पता चलने थे, आपने ब्रेक ले लिया। जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से। हबीब साहब, तासुराती बजट के हवाले से तो हमने बात कर ली, बजट के आदाद शुमार के हवाले से भी कुछ देखिए बजट में अहम तरीन जो थ्रस्ट है, देखिए बजट में एक हिस्सा होता है आदाद शुमार, जो आपको हो सकता है इंप्रेस करें ना करें, हो सकता है आपको समझ आए ना आए, लेकिन आम बजट आदमी को तो समझ बजट नहीं में आता। 2 बुनियादी थ्रस्ट हैं इस बजट में। एक ये है कि एग्रीकल्चर फ्रेंडली है, दूसरा ये है कि टैक्स जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनके गिर्द न्यूज टाइट हो रहे हैं, और ये पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली हो रहा है। कितने तो परसेंट ये इजाफा हुआ? देखिए कितने अब परसेंट? जैसे हारून साहब देखिए, अब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो महसूलात हैं वो इकट्ठे किए गए इस साल, उसके साथ साथ हर साल सबसे ज्यादा होते हैं। पिछले साल टैक्स टू जीडीपी रेशो भी इंप्रूव हो गई है। ये इनका दावा है। अच्छा, अब देखिए, अब ये दावा हुकूमत ही कर सकती है ना, मैं तो उसके अगेंस्ट कोई दावा नहीं कर सकता। एक मिनट, 5 बिलियन से 18 बिलियन तक मुशर्रफ के दौर में पहुंचा, उस तरह की ग्रोथ नहीं है। अच्छा देखिए अरुण साहब, एक होती है, एक वर्जिन मार्केट होती है और एक मैच्योर मार्केट होती है, इसमें ये फर्क रखें। कहां से मैच्योर मार्केट होगी? इसको तो सारा कभी पोटेंशियल इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उस वक्त आप बेस पे थे, बिल्कुल एबेस पे। भाई 10 वहां से आप उठे। 10% रखा जाता है, 11% रखा जाता है, वो पूरा कभी हुआ नहीं। अभी 11% कह रहे हैं, जब साल खत्म हो जाएगा आप देख लेंगे ये बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। इन्होंने उनके सारे मुतालबात मान लिए, उन्होंने टैक्स नहीं दिए, तो आप कैसे दे देंगे? तो देखिए असल तो ये है कि क्या मजीद उनकी अजीरन हो रही है, जो नॉन टैक्स फाइलर, जो जो रिटर्न फाइलर है। असल बात ये दस्तावेजी होना जो है ना जी, हम तो 10 साल से ये कह रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी ने सेल्स टैक्स लगाया था बेनजीर के दौर में, तो हमने उसकी जबरदस्त हमायत की थी, जब सारा मीडिया मुखालफत कर रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, ब्लैक मनी आएगी रिकॉर्ड पे, ये तो ठीक है, ये कर नहीं सकते। और दूसरी बात, वो जो है ना, जिन्होंने टैक्स नहीं देना वो डिटरमिन्ड है, ये उनकी कर रहे हैं मिन्नत समाजत से नहीं, अनपॉपुलैरिटी गवारा करनी चाहिए। अरुण साहब, अब कोई भी हुकूमत अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत के अपनी मिकात के 4थे साल में तो ये हरकत नहीं करती कि वो जनाब चढ़ दौड़े टैक्स लेने के लिए। उनका इंटरेस्ट जो पहला था वो काम हो गया, तो लिहाजा अवाम का अगर इंटरेस्ट हो तो अनपॉपुलैरिटी वक्ती तौर पर गवारा होती है, उससे अल्टीमेटली तो फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि हमने चूंकि पिछले कुछ अरसे में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद भी पाकिस्तान के टैक्स पोटेंशियल के बारे में मिथ्स बहुत ज्यादा है कि जी यहाँ पे, यानी बात स्टडीज देख के यूं लगता है कि पाकिस्तान में हर दूसरे शख्स को टैक्स ही देना चाहिए। नहीं, आधी इकोनॉमी, बात यह है, आधी इकोनॉमी ऐसी है ना जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। देखिए उसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह एग्रीकल्चर है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान से बाहर से आने वाले पैसे हैं, वो बहुत सारी दीगर चीजें हैं। हमें पाकिस्तान के टैक्स पोटेंशियल को रैशनली समझना चाहिए, तुर्की का रियलिस्टिकली समझना चाहिए। तुर्की का यही रेशियो था, उन्होंने बेहतर बनाया ना। आइडियल सिचुएशन में नहीं, आइडियल इंडिया जैसा ये माशरा है ना, वो 16% पे ले गए ना, तो हम भी जा रहे हैं। ये जहाज वाला मामला कहाँ क्लोज? 9% कहाँ और 16%? अच्छा जी, ये बड़ा एक मामला चल रहा है कि जनाब वजीर आला साहब 3 अरब रुपए का जहाज खरीद रहे हैं। देखिए आज मैंने कुछ पता किया है कि एक तो 3 अरब रुपए का जहाज वो नहीं खरीद रहे,
अच्छा, ज्यादा दूसरा का ये खरीद रहे हैं है, या अब कम सुन का? लें, दूसरा ये है कि जो ये जहाज वजीर आला का नहीं है, हुकूमत पंजाब का है। अच्छा। और हर दफा जब जहाज पे कोई भी शख्स बैठे, खा वो वजीर आला क्यों ना हो, तो एक विंग होता है जो एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे काम करता है सेक्रेटेरिएट में, और उसको एक रिक्विजिशन जाती है कि जनाब वजीर आला ने फलां जगह जाना है तो ये जहाज दे दें, या किसी और को फलां जगह भेजना है तो ये जहाज दे दें। अच्छा। तो एक बाकायदा एविएशन विंग होता है। तीसरा ये इसमें तीसरी अर्ज बात करूंगा ये कि जनाब ये जो जहाज है, नवंबर में आपको याद होगा कि एक वीडियो भी आई थी कि जिसमें जहाज खराब हो गया था फिजा में और बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारा गया था। तो इस जहाज पे वजीर आला ने एक कमेटी बनाई जिसमें पीएफ के लोग भी शामिल थे। इस बात पे हारून साहब को शायद इत्मीनान हो जाएगा और लोगों को भी, कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग भी शामिल थे, सिविल एविएशन के लोग भी शामिल थे, और फिर हुकूमत पंजाब का अपनी एविएशन डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे। उस कमेटी ने मुश्तरका तौर पर कहा कि जनाब ये जहाज फ्लाई नहीं कर सकता, अब आप इसको तो छोड़ नया दें, जहाज खरीदें। उसके बाद दोबारा एक कमेटी बनाई गई स्पेसिफिक, उसमें किस चीज के लिए कमेटी? एयरफोर्स के, ताकि असर्टेन कर ले, इसको ठीक कर ले जहाज को, बजाय इसके कि नया पैसा खर्च करें। तो उन्होंने भी, दूसरी कमेटी ने भी कहा जी अब ये कंडम है, ये आप एयरफोर्स को दे दें, वो इसको ठोक बजा के इसके पुर्जे किसी जहाज में कुछ कर करा लेंगे, उनके को मतलब कमेटियां बनाई किस लिए जाती हैं? अच्छा, उसके बाद लेकिन एयरफोर्स से उसके टीओआर देगा ना, एयरफोर्स वाले फरिश्ते टीओआर क्या थे उसके फरिश्ते ही? अच्छा जी, वो तो उसमें ये तय करना था ना कि ये जहाज खराब हो चुका है, ठीक है, तो बहरहाल वो तय हो गया खराब हो चुका। अब नया जहाज वो महंगा न खरीदे, रीजनेबल जिस तरह की जरूरत है उसके लिए खरीदे। अब हुकूमत पंजाब की भी आप हालत देखें कि डरते डरते जहाज खरीद रही है कि नया नहीं लेंगे, लोग क्या कहेंगे, सेकंड हैंड ले लेते हैं। नया है 3 अरब का, सेकंड हैंड है 2 अरब का। अच्छा, वो भी पता नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा, वो ज्यादा लेविश नहीं होना चाहिए, किसी फलां का नहीं होना चाहिए, फलां का नहीं होना चाहिए। डरते किससे? अच्छा, डरते हैं आपसे, क्योंकि आपने तो यहाँ पर रिकॉर्ड लगाना है उनका। नहीं, अच्छा, हमसे डरते हैं। हम तो कहते हैं लोगों को पीने का साफ पानी दें, जो दुनिया में नंबर 1 प्रायोरिटी है, 84% लोगों ने मिलता। हमसे डरते हैं, वो कहते हैं नहीं पीने का पानी नहीं मिलेगा, ऑरेंज ट्रेन मिलेगी, उसमें बैठो पानी पियो ना पियो। अच्छा, उसकी अब अहमियत जो नहीं है। जहाज है ना जी, मेरा देखिए, मैंने इस 200 अरब रुपए ऑरेंज ट्रेन के मिला जुला के 150 अरब रुपए उसके हो जाएंगे मेट्रो के। उसके लिए तो कभी पल को भी नहीं इनकी वो परवाह नहीं करता। तो इस वक्त जो है जी वो जहाज जो है वो खरीदने के मराहिल में है। तो देखिए, उसूली तौर पे हमारे एक और वजीर आला थे जो बलूचिस्तान के, अपने मालिक साहब, उन्हें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। वो भी इस डर से हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा उन्होंने कि जनाब लोग क्या कहेंगे। अच्छी देखिए, बात यह है कि ये जहाज खरीदना चाहिए, वजीर आला का मोबाइल होना चाहिए, और पंजाब के सारे फंक्शनरीज को होना चाहिए, और ये नया खरीद लें। जहां इतने पैसे हमने डबो देते हैं, 1 अरब जो है ना, 1 अरब से हमें परेशानी नहीं होती, ट्रांसपेरेंट रखे प्रोसेस। आपको गलत फहमी हुई, हम उसके खिलाफ नहीं जहाज खरीदने के, बल्कि मेरा मशवरा शहबाज शरीफ साहब को यह भी है कि जाती पैसे अगर नहीं खर्च करना चाहते, कफायत 4 आदमी हैं तबन 4-6 जोड़े कपड़ों के भी खरीद लें, एक कोट 4 दिन पहने रहते हैं। और आजकल जो खुद वजीर आला साहब हैं, वो मांगे तांगे के जहाज पे बैठते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर से मांग लेते हैं जहाज, कभी रिक्वेजिशन कर लेते हैं पीएफ से, घर का ही जहाज। अच्छा, कभी किसी और से, 1-2 दोस्तों के जहाज हैं, उन्हें वो टेंशन देते रहते हैं। जहांगीर तरीन साहब से तो नहीं मांगा उन्होंने? अच्छा, वो जहांगीर तरीन साहब से, वैसे अब तो मैं सोच रहा था कि जहांगीर तरीन साहब से अगर चीफ मिनिस्टर जहाज मांगे तो क्या जहांगीर तरीन इनकार दे दें? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। देखिए, वो तो ऐसे इकबाल ने उनसे ये फरमाइश भी की है कि चूंकि वजीर आजम ने डायरेक्टिव नहीं दिया, चूंकि उनका आदमी हार गया था लोधरा में 2.5 अरब रुपए का, अब तो पैकेज तो अब सिर्फ फजलुर रहमान को मिलेंगे कुछ अर्सा तक, तो 2.5 अरब रुपए जहांगीर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने फरमाइश किया है, एक नॉन प्रोग्राम, मारूफ प्रोग्राम में 2.5 अरब रुपए जहांगीर तरीन साहब अपनी जेब से देते। अच्छा, दे सकते हैं। वैसे उन्होंने इतने पैसे से ज्यादा पैसे तो इलेक्शन पे लगा दिए। अच्छा, हम सब अगले मौजू की जाने बढ़े। मोदी साहब अफगानिस्तान में है सलमा डैम का इफ्तिताह करने के लिए, क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को? एक ही मैसेज है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम 1947 जब से पाकिस्तान बना है, अफगानिस्तान है आपको पता है, उसे पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अगर हम तहम्मुल का मुजाहिरा न करते मुस्तकिल तौर पर अफगानिस्तान के मामले में, बाद नाज़म मौके पे हमने गलतियां भी की हैं, तो पाकिस्तान को घेरना है। ईरान की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ कई $बिलियन वो खर्च कर चुके हैं। पार्लियामेंट बिछाई जा रही है, ये चाबहार भी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बना के दी, अब ये डैम का इफ्तिताह करेंगे, और इंडियन मीडिया इस पर शादियाने बजा रहा है। मगर एक मसले का कोई हल किसी की समझ में नहीं आता कि चाबहार को उठा के गवादर की जगह पे रख दें, अगर कोई टेक्नोलॉजी हो, और गवादर को उठा के चाबहार की जगह पे रख दें तो उनका मसला हल हो सकता है। इंडिया के लिए भी रास्ता यही है,
इंडिया के लिए भी रास्ता सेंट्रल एशिया का पाकिस्तान ही है, बाद एतबार से ईरान के लिए भी है, चीन के लिए तो है ही यही, और सेंट्रल एशिया के 16 ममालिक के लिए यही रास्ता है। ये तकदीर इलाही है जो तदबीर पर गालिब आती है। सही। जो कुछ वो कर गुजरे, ना वो अफगान अवाम को अपना हमनवा बना सकते हैं, हमसे भी वो नाखुश हैं, इसलिए कि एक तरफा प्रोपेगेंडा हो रहा है इस वक्त, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट बड़ा मुतहर्रिक है और वो अशरफ गनी को दबाने में कामयाब हो। रास्ता यही है, तारीखी तौर पर यही रास्ते इस्तेमाल होते रहे हैं, ठीक, हजारों बरस से इस रास्ते से तिजारत हो रही है। चीन के लिए यही रास्ता है, उसने अपने मशरकी और हमारी तरफ से मशरक इलाकों को डेवलप करना है जी। तो वो ये इंशाल्लाह ये बुरे दिन गुजर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोदी अफगानिस्तान में हैं और वहाँ पर उन्होंने डैम का इफ्तिताह भी किया है। हबीब साहब, अफगान भारत ताउन पाक अफगान ताल्लुकात के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कोई अगर एक चैलेंज है तो वो यही है। अच्छा, बाकी सारे चैलेंज ऐसे हैं जो सरमाउंटेबल हैं, हम आपस में बैठ तो के तय निपटा कर कैसे सकते जा हैं। सकता है इस चैलेंज? देखिए, मसला ये है कि अब एक तो इस डैम की अहमियत समझें। ये डैम एक इसकी बज़ाहिर तो छोटा सा है कि जनाब थोड़ा यानी 75,000 एकड़ को सैराब करेगा, आबपाशी होगी, वहां पे थोड़ी सी बिजली 42 मेगावाट की बिजली पैदा होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1970 से भारत पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर डैम्स के चक्कर में लगा हुआ है। अच्छा, इस पर्टिकुलर डैम पे भी 1970 से लगा हुआ है, और 1970 के बाद अब आके ये डैम मुकम्मल हुआ है। और इससे ये जो दरिया हरी है जहां पे ये बना है, ये पहले ईरान में जा रहा था मुकम्मल तौर पे। अच्छा। अब अफगानिस्तान में भी ये इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो भारत का अगला मंसूबा है वो दरिया काबुल पे है, और दरिया काबुल वो दरिया है जो दरिया सिंध में आता है हमारा। अच्छा। और खास तौर पे विंटर में, सर्दियों के मौसम में जो पानी का मोतदबा हिस्सा है दरिया सिंध में, वो दरिया काबुल से आता है। तो भारत वहां पर भी फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहा है और देख रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पर काबुल में इन्हें एक डैम बना कर दे सकते हैं। हमारे लिए तो ये बड़ा, तो हमारे लिए एक तो सियासी प्रॉब्लम तो अपनी जगह, डैम नहीं बन सकता, ना बन सके, वो तो लगे हुए हैं। ये 2011 से उन्होंने एक स्टडीज शुरू की। काबुल में पानी नहीं है। हारून साहब, काबुल में दरिया कितना है? दरिया काबुल सिटी में कितना है? हारून साहब, अर्ज सुन लें, पानी हमारे पास भी नहीं है। पानी हमारे पास जो सारा साल हम इस्तेमाल करते हैं, मैं और बात कर रहा हूँ, 90 डेज में आता है। भाई मैं और बात कर रहा हूँ, काबुल सिटी में अराउंड काबुल दरिया काबुल की चौड़ाई किसी जगह 3 फुट से ज्यादा नहीं है। अर्ज सुन लें, दरिया काबुल पे डैम नहीं, काबुल में डैम नहीं बनाना, दरिया काबुल पे डैम बनाना है। तो दरिया काबुल पे तो अच्छा बना हुआ है ना, तो जलालाबाद में। अच्छा, तो दरिया काबुल के पानी को वो हार्नेस करने की बात कर रहे हैं। अब वो पानी अगर कम होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए टेंशन होगी। दूसरी इसमें देखे, पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है ना, भारत अफगानिस्तान के साथ वो डिप्लोमेसी कर रहा है जिसे आप पॉलिटिकल डिप्लोमेसी या सॉफ्ट डिप्लोमेसी करते हैं। हम जो अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, आप उसे, उसकी वजह यह है कि हमारा जो स्टीयरिंग है पाक अफगान ताल्लुकात का, वो है GHQ में फिलहाल। तो वहां पर जो खारजा पॉलिसी बनती है तो वो तो ये देखा जाता है ना, अच्छा बॉर्डर कंट्रोल कर लो, आप असला की आमदोरफ्त रुक जाए, ये ना हो वो ना हो, वो सॉफ्ट नहीं है। पाकिस्तान के लिए अब जरूरी है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ जाए, वहां पे उन्हें एडवाइस करे कोई एग्रीकल्चर के बारे में जो हमें चीजें पता है, उनकी कोई इकोनॉमी के बारे में और चीजों के बारे में। मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी वजारत खारजा को एक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इंडिया वहां पे बाजी ले जाएगा। ठीक है हारून साहब, हज करप्शन केस में बिलाखिर साबिक वफाकी वजीर को सजा हो गई, 6 साल लगे तहकीकात में और सजा होने के इस फैसले में। आखिर हमारा एहतसाब का ये निजाम इतना सुस्त क्यों है? नहीं, वो तो नैब वाले चाहते तो उसको 3 महीने में उसको सजा दे सकते, तो बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है, कोई चीज छुपी हुई तो नहीं थी। तो फिर इतना लंबा मक्का कितना बड़ा शहर है आपके ख्याल में? ये हमारे शेखुपुर है जितना। वो तो जब हाजी चले जाते हैं तो उनके लिए हाई राइज बिल्डिंगें हैं। मक्का मुकरमा तो सारा हम पैदल घूम फिर के देख लेते थे। मैं उस साल हाजी पे था, मैंने वो सब भुगता है। अच्छा, आपने भी भुगता है? जी, वो इसमें पहला प्रोग्राम दुनिया टीवी ने किया था। अच्छा, अगरचे मैं उस वक्त दुनिया टीवी में नहीं था, मगर मैंने तजवीज किया तो पहला प्रोग्राम यहां से किया, जिसके बाद उसने डायरेक्टर का नंबर लिया और बहुत एहतजाज किया और कहा ये मेरी बेइज्जती करने के लिए किया गया था। हालांकि नहायत अदब के साथ उनके साथ सवालात किए, कतन कोई तल्ख बात नहीं की। ये जो साहब थे ये मुझे मिले,
हामिद सईद काज़मी साहब के बात नहीं, वो राव शकील राव है, शकील, डायरेक्टर, DG जिनसे हज। मिलके उसने किया था, जी, यहाँ DG हज। एडिशनल सेक्रेटरी था, उसके साथ मिलके साबित किया था, DG प्लान हज। किया था। जी, जी। बिल्डिंग मसलन है ना, 500 गज पे कहा या 1 किलोमीटर पे कहा, मैं थी 4 किलोमीटर। मैं खुद भी वहां से पैदल चल के आता रहा, गर्मी थी बहुत, अगरचे मैं वहां ठहरा हुआ नहीं था, लेकिन जाना पड़ता है ना बाज़ आपको, मिना जाना पड़ता है और जगहों पे जाना पड़ता है, रमी के लिए जाना पड़ता है। तो वो मेरे पास आया एक दिन शाम को और बहुत इसरार करते रहे, मुझे मिले, खास तौर पर शायद नहीं आए थे, कि जी आप डिनर पे हैं। को 12 दफा उन्होंने कहा, 12 दफा मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे समझ नहीं इतना इसरार क्यों कर रहा है। बहरहाल वो किसी ने मुझसे पूछा आप जाएंगे, मैंने कहा नहीं। उसने कहा आपने इतनी दफा वादा किया और नहीं जाएंगे। मैंने कहा खुदा के बंदे है, तुमने गौर किया, इसने जगह का नाम तो बताया ही नहीं। ये इतना सीरियस था वो, मतलब वो पूरा उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो किस तरह का आदमी है। ठीक, वक्त खत्म एक दफा नहीं हुआ ये बारहा हुआ है, ये बड़ा अलमनाक है, इसे बड़ा मोहतात रहना चाहिए। ठीक। और ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनके साथ ये सलूक ये राव नहीं सियासी शकील साहब इंतकाम जो का है ना, निशाना बनाया जा रहा है, देखिए, वो सियासी सुप्रीम कोर्ट को इसका क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि 6 साल में सजा हो गई। और आदम सवाती ने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की। वो सऊदी वजीर जो था खालिद बिन बंदर, उसने चीफ जस्टिस को लिखा है, इफ्तिखार चौधरी को, इन सबको इसका देखिए क्रेडिट। इसमें जो सबसे अहम बात है, एक और क्रेडिट भी जाना चाहिए, वो है बिलाल यासीन को, जो PMLN का यस, MLA बिलाल यासीन को और 8 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। 12 करोड़ की 8 करोड़। बिलाल यासीन को ये राव ठीक है। शकील साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि 3 किलो खजूरें चाहिए। अच्छा। वो मक्का गए जब वो कमेटी वहां पे तहकीकात खत्म हो रहा कर रही है थी, सब जरा। तो ठीक है। उन्होंने राव शकील साहब ने कहा कि ये खजूरें सोने की बना देते हैं आपको। अच्छा, जी। वो गालबन 12 करोड़ रुपए तो रकम वो- मैं बोल रहा हूँ, 8 हाँ, करोड़ 12 करोड़ रुपए तो उसको वो ऑफर किए उसमें थे, इन्होंने उसका ऑफर भी किया था। क्रेडिट है, उसने तो इनकार इन्होंने फिर अदालत में जाके बयान दिया कि जनाब ये मैं, फिर इन्होंने जो पॉलिटिक्स की बात की, बल्कि हामिद सईद काज़मी ने तो इसको फिरका वाराना मामला भी बनाने की कोशिश की। अच्छा। जी, लेकिन ऐसा है बहरहाल नहीं। ऐसा हो नहीं सका। ठीक है। कानून अपना रास्ता बना गया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।